हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजिनीथ। तो आज ना हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पर इसको हम चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक फूल की कहानी की तरह समझेंगे। सीरियसली, एक ऐसी कहानी जिसका हीरो एक फूल है और जर्नी जाती है फ्रूट बनने तक। और हाँ, एक बात याद रखना, ये कहानी आपके बोर्ड एग्जाम्स और नीट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो कोई भी कहानी शुरू करने से पहले उसके कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी होता है ना। या समझो, कोई गेम खेलने से पहले प्लेयर्स को तो जानोगे ही। तो चलिए सबसे पहले हमारे फूल के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी उसके पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखो, हर फूल में दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। पहला है मेल पार्ट, जिसे हम कहते हैं स्टेमन। इसके दो हिस्से हैं, देखो, ऊपर वाला एंथर और उसको सपोर्ट करती हुई ये डंडी यानी फिलामेंट। ठीक है, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जिसको कहते हैं पिस्टल। इसके तीन हिस्से हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा है पॉलन के लिए। फिर आती है पतली सी ट्यूब, स्टाइल, और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये है ओवरी। ऑलराइट, तो फूल के पार्ट्स तो समझ आ गए, पर अब वक्त है मिलने का हमारी कहानी के असली हीरोज से। ये हैं हमारे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। बस इन्हीं के मिलन से, इन्हीं के फ्यूजन से एक नए प्लांट की लाइफ शुरू होने वाली है। तो हमारा मेल हीरो कौन है? वो है पॉलन ग्रेन। और हमारी फीमेल हीरो, वो है एग सेल। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ये मेल हीरो, ये पॉलन ग्रेन, बनता कहाँ है? वेल, ये बनता है एंथर के अंदर। एंथर के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बस इसको आप पॉलन ग्रेन बनाने की एक सुपर बिजी फैक्ट्री समझ लो। अब ये जो फैक्ट्री है ना, इसकी 4 प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं। एक एक करके समझो। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। फिर आती है एंडोथीशियम, ये एंथर को फटने में, डेहिसेंस में हेल्प करती है ताकि सारे पोलन ग्रेन्स आज़ाद हो सकें। उसके बाद है मिडल लेयर्स, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और सबसे अंदर वाली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टेपेटम। इसे याद रखना, ये बिल्कुल एक माँ की तरह है जो अंदर डेवलप हो रहे पोलन को पूरा खाना पीना यानी नरिशमेंट देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मेल हीरो की बात हो गई। अब चलो हमारी फीमेल हीरो की तरफ। तो ओवरी के अंदर बिल्कुल सेफली एक स्ट्रक्चर रखा होता है जिसे कहते हैं ओव्यूल। इसका एक और नाम है मेगास्पोरेंजियम। और बस इसी के अंदर हमारी फीमेल गेमीट यानी हमारा एग सेल डेवलप होता है। तो ये बनता कैसे? देखो, प्रोसेस सिंपल है। एक सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल, या आसान भाषा में एमएमसी। इसमें होता है मियोसिस और इससे बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, इन 4 में से 3 वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म। क्यों? ताकि जो एक बचता है ना, उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन मिले और वो एकदम स्ट्रांग बने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में। और ये क्या है? ये है एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, बहुत बार पूछा जाता है। तो अब हमारे दोनों हीरोज, मेल और फीमेल, तैयार हैं। अब क्या होगा? अब मेल हीरो को निकलना है एक सफर पर फीमेल हीरो तक पहुंचने के लिए। इस अमेजिंग जर्नी को, यानी पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। समझ लो, एक कुरियर सर्विस है जो एक बहुत ही प्रेशियस पैकेज डिलीवर करने जा रही है। अब ये जो कुरियर सर्विस है, ये 3 टाइप की होती है। चलो देखते हैं। पहला है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो जब पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए तो वो है ऑटोगैमी, सिंपल। दूसरा है गाइटेनोगैमी। इसमें पोलन ग्रेन जाता तो है, पर उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर। यहां प्लांट सेम है, बस फूल अलग है। गॉट इट? और तीसरा है जीनोगैमी। यहां पूरा सीन ही अलग है। पोलन ग्रेन एक प्लांट से उड़कर बिल्कुल एक डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। ठीक है? ओके, सो द पैकेज हैज बीन डिलीवर्ड। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर चुका है। तो अब आएगा इस कहानी का क्लाइमैक्स, इस चैप्टर का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, डबल फर्टिलाइजेशन। दिमाग में फिट कर लो, ये एक ऐसा यूनिक इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होता है और कहीं नहीं। तो आखिर ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? अब यहां से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है। सोचो जरा, नाम में ही डबल है, क्या मतलब हो सकता है इसका? कुछ 2 बार हो रहा है क्या? एग्जैक्टली, आपने सही सोचा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डबल मतलब 2। इसका मतलब है कि यहां पर 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक साथ, सिमिल्टेनियसली ओव्यूल के अंदर होते हैं।
और इसी अमेजिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलो इन दो फ्यूजन्स को एक एक करके देखते हैं। पहला फ्यूजन, इसका नाम है सिनगैमी। इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करता है एग सेल के साथ, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल के डेवलप होगा बेबी प्लांट में, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ओके, एक फ्यूजन हो गया। अब दूसरा फ्यूजन क्या है? जो दूसरा मेल गमीट है ना, वो जाता है एम्ब्रियो सैक के सेंटर में, जहां दो पोलार न्यूक्लियाई वेट कर रहे होते हैं। तो सोचो, एक मेल गमीट प्लस दो पोलार न्यूक्लियाई, टोटल कितने हुए? 3 न्यूक्लियाई। इसीलिए इस फ्यूजन का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। बहुत लॉजिकल है ना? और इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या शॉर्ट में पेन। ये पेन आगे जाकर बनाता है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं, बस हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एक टिफिन बॉक्स है, एक लंच बॉक्स है, जिसमें उसके लिए भर भर के खाना पैक्ड है, ताकि वो आराम से ग्रो कर सके। तो क्लाइमैक्स हो चुका है, फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल। अब क्या? अब कहानी का एंड थोड़ी हुआ है, अब शुरू होगा ट्रांसफॉर्मेशन। फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बदलने लगेंगे। बेसिकली एक नई जनरेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी, यानी अब बनेंगे फ्रूट्स और सीड्स। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये एक गोल्डन पॉइंट है। याद रखो, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, और ओव्यूल्स डेवलप होते हैं सीड्स में। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड। सिंपल एंड सुपर इंपॉर्टेंट। अब सोचो, ये सीड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये प्लांट्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है। इन्हीं सीड्स की वजह से प्लांट्स नई नई जगहों तक पहुंच पाते हैं, डिस्पर्स हो पाते हैं। फिर इनके अंदर यंग सीडलिंग्स के लिए खाना ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। ऊपर से इनका जो हार्ड सीड कोट होता है वो अंदर के नन्हे से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और हाँ, इन्हीं से आते हैं नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, यानी वेरिएशन। कितने फायदे हैं देखो। तो आज हमने पूरी कहानी समझी, सीड्स कैसे बनते हैं और फ्रूट्स उन्हें फैलाने में कैसे हेल्प करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर फ्रूट का काम सीड को डिस्पर्स करना है, तो फिर सोचो, कुछ फ्रूट्स जैसे अंगूर या केले, वो सीडलेस क्यों होते हैं, बिना बीज के? इसके बारे में जरूर सोचना, थोड़ी रिसर्च करना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुज़नीथ। तो पिछले सेशंस में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक सब कुछ कवर कर लिया था, राइट? आज हम उसके आगे की कहानी, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो फाइनल स्टेजेस हैं, प्रेगनेंसी और पार्ट्यूरेशन, उसको डिटेल में समझेंगे। रेडी हो? तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन। फिर हम हार्मोन्स के रोल को समझेंगे, जो बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। उसके बाद पार्ट्यूरेशन यानी बर्थ प्रोसेस, और एंड में लैक्टेशन। ट्रस्ट मी, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। सोचो, इम्प्लांटेशन तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को नरिश करना, उसको जिंदा रखना। और इसके लिए नेचर ने एक बहुत ही स्पेशल लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया है। और देखो, इस सिस्टम का जो मेन हीरो है वो है प्लेसेंटा। अब आप पूछोगे, ये प्लेसेंटा क्या है? ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा कनेक्शन है जो डेवलप हो रहे बेबी, जिसे हम फीटस कहते हैं, और माँ के शरीर के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम करती है। मतलब सारा पोषण, सारा ऑक्सीजन, सब कुछ इसी ब्रिज के थ्रू बेबी तक जाता है। तो सवाल ये है कि ये प्लेसेंटा बनता कैसे है? देखो, इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट से ना ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं। इन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये विलाई और मदर की जो यूटेराइन टिश्यू है वो आपस में एकदम टाइटली जुड़ जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को इंटरडिजिटेट कहते हैं, और इससे बनता है हमारा प्लेसेंटा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर फीटस को यूटेरस की वॉल से सिक्योरली, एकदम मजबूती से जोड़ देता है। अच्छा, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकल कनेक्शन से ही नहीं चलती। इसको मैनेज करने के लिए एक पूरी केमिकल टीम काम करती है, और इस टीम को हम द हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा कह सकते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में सब इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर म्यूजिक बनाते हैं, वैसे ही ये हार्मोन्स मिलकर पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को परफेक्टली मेंटेन करते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं इस ऑर्केस्ट्रा के मेन प्लेयर्स को। देखो, प्लेसेंटा से निकलते हैं HCG, HPL,
एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन। ये HCG वही हार्मोन है जिसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखता है। फिर है HPL जो फीटल ग्रोथ के लिए जरूरी है, और एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स तो समझ लो प्रेगनेंसी के पिलर्स हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर आखिरी स्टेजेस में ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन। इसका काम है बर्थ के टाइम पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स करना ताकि डिलीवरी आसान हो। इनके अलावा मदर की बॉडी से कॉर्टिजोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन का लेवल भी बढ़ जाता है। क्यों? ताकि फीटल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिल सके। चलो, तो हार्मोन्स ने अपना काम कर दिया, फीटस भी पूरा डेवलप हो गया। तो अब वक्त आता है उस प्रोसेस का जिसका 9 महीने से इंतजार था, चाइल्ड बर्थ, और इसका साइंटिफिक टर्म है पार्चुरेशन। तो ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन होता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो है लगभग 9 महीने का। इट्स अ लॉन्ग वेट। इस टाइम तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और बिल्कुल रेडी होता है दुनिया में आने के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्चुरेशन? सिंपल शब्दों में ये फीटस की डिलीवरी का प्रोसेस है, मतलब चाइल्ड बर्थ। और ये होता कैसे है? ये होता है यूटरस के विगरस कंट्रैक्शन से, मतलब जोरदार सिकुड़न के कारण जो प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड में होते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस अचानक से शुरू कैसे हो जाते हैं? ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसे हम कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। देखो, इसमें 2 वर्ड्स हैं, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन यानी हॉर्मोन्स। मतलब इसमें दिमाग और हॉर्मोन्स दोनों का हाथ होता है। तो चलो समझते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सिग्नल सरप्राइजिंगली फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ही आता है। ये सिग्नल यूटरस में हल्के माइल्ड कंट्रैक्शंस शुरू कर देता है। इसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये रिफ्लेक्स मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर एक्ट करता है और कंट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और यहाँ से शुरू होता है एक पॉजिटिव फीडबैक लूप, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज, और फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है जो रोल करते करते बड़ा होता जाता है, और ये लूप तब तक चलता है जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए। अमेजिंग, राइट? बेबी का बर्थ हो गया, बट नेचर का काम यहाँ खत्म नहीं होता। इनफैक्ट अगला प्लान पहले से तैयार रहता है, न्यूबॉर्न को नरिश करना। और यहीं से शुरू होता है हमारा फाइनल टॉपिक, लैक्टेशन। सच में ये नेचर का पहला तोहफा है। सो लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें फीमेल की मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के एंड में ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ताकि जैसे ही बेबी का जन्म हो उसके लिए खाना बिल्कुल तैयार हो। और इसीलिए आपने हमेशा सुना होगा डॉक्टर्स हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं, खासकर शुरुआती महीनों में, क्योंकि ये एक हेल्दी बेबी की नींव रखता है। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। शुरुआत के कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मल मिल्क से थोड़ा अलग होता है। इसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। ये हल्का पीला सा गाढ़ा फ्लूइड होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और ये एंटीबॉडीज न्यूबॉर्न बेबी को बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी रेजिस्टेंस देती हैं। समझ लो ये बेबी का पहला इम्यूनाइजेशन है। इसीलिए कोलोस्ट्रम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ये बेबी के लिए अमृत जैसा है, बिल्कुल। तो आज की सेशन के बाद मैं चाहता हूं आप लोग एक चीज पर सोचें। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरप्ले हमने देखा, सोचो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने से लेकर बच्चे को जन्म देने और फिर उसे फीड करने तक, ये पूरा सिस्टम कैसे दिखाता है कि नेचर कितनी प्रिसिजन से, कितनी खूबसूरती से लाइफ को आगे बढ़ाने का काम करती है। इट्स रियली फैसिनेटिंग, इजंट इट? तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू जेनिथ। तो आज हम लोग क्लास 12 और नीट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई वुड से बहुत ज़रूरी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिर है क्या। फिर हम फैमिली प्लानिंग के सॉल्यूशंस यानी कॉन्ट्रासेप्शन को समझेंगे। उसके बाद कुछ सीरियस टॉपिक्स जैसे MTP और STIs पर बात करेंगे। फिर हम इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशन यानी ART पर फोकस करेंगे। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में हमारा क्या रोल है। रेडी? चलो शुरू करते हैं।
ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारा पहला सेक्शन है व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि किसी भी चीज की नींव अगर मजबूत हो तो आगे की बिल्डिंग भी सॉलिड बनती है, राइट? तो जब हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब क्या है? अक्सर लोगों को लगता है कि बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं तो अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, बट नो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कंप्लीट डेफिनेशन दी है। उनके हिसाब से इट्स अ स्टेट ऑफ टोटल वेलबीइंग। टोटल मतलब हर एस्पेक्ट में, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली। इन चारों पिलर्स पर जब कोई इंसान फिट हो तभी उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहा जा सकता है। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं एक बहुत बड़े चैलेंज और उसके सोल्यूशन पर। चैलेंज है पॉपुलेशन और उसको मैनेज करने का तरीका, यानी फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग का सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन। तो चलो देखते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं। सोचो, अगर आपको एक परफेक्ट, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसे करना आसान हो, राइट? यूजर फ्रेंडली, फिर वो आसानी से मिलना भी चाहिए, इजीली अवेलेबल। ऑफ कोर्स इफेक्टिव होना तो जरूरी है, पता चला यूज किया और काम ही नहीं किया। फिर रिवर्सिबल भी हो, मतलब जब आप चाहो तो उसे बंद करके वापस नॉर्मल फर्टिलिटी पा सको। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके साइड इफेक्ट्स या तो हो ही ना या बिल्कुल कम हो, और वो सेक्सुअल ड्राइव को भी अफेक्ट ना करे। ये सब क्वालिटीज मिलकर बनाती हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम बेसिकली 4 टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली टीम है नेचुरल मेथड्स, जिसमें हम नेचुरली विदाउट एनी डिवाइस ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करते हैं। दूसरी टीम है बैरियर मेथड्स, जैसा नाम है वैसा काम, ये स्पर्म और ओवम के बीच एक दीवार, एक बैरियर खड़ा कर देते हैं। तीसरी टीम है आईयूडीज यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो फीमेल के यूटरस में इंसर्ट की जाती हैं। और चौथी टीम है सर्जिकल मेथड्स। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है जिसमें गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखो, आपको 2 बहुत ही पॉपुलर मेथड्स देख रहे हैं। लेफ्ट में है मेल कॉन्डम, ये एक बैरियर मेथड है, और निरोध इसका सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट प्रोमोटेड ब्रांड है। कॉन्डम्स का एक डबल बेनिफिट है, एक तीर से 2 निशाने। ये प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करते ही हैं, साथ ही STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हैं कॉपर टी, जो कि एक बहुत ही कॉमन IUD है। अब तक हमने बात की प्रिवेंशन की, लेकिन कभी कभी कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। इसलिए अब हम 2 बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस टॉपिक्स पर बात करेंगे, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो MTP है क्या? इसका सिंपल मतलब है प्रेगनेंसी को उसके फुल टर्म से पहले जानबूझकर यानी वॉलंटरीली टर्मिनेट करना। इसे आम भाषा में इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया में MTP को 1971 में लीगलाइज किया गया था, पर विद वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड रूल्स। ऐसे ही नहीं कर सकते। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45 to 50 मिलियन, इतने MTPs पूरी दुनिया में हर साल किए जाते हैं। इस नंबर से आप इस प्रोसीजर की स्केल और इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, MTPs में सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसे रिलेटिवली सेफ माना जाता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है ये काफी रिस्की हो जाता है फॉर द मदर्स हेल्थ। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये प्रोसीजर किसी अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टर से करवाया जाता है, विच इज इलीगल एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एमनियोसिंथेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन क्यों किया गया? देखिए, बेसिकली एमनियोसिंथेसिस एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है। बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए। टेक्निक तो अच्छी थी, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा। लोग इससे बच्चे का सेक्स पता करने लगे, और अगर फीमेल फीटस होता तो MTP करवा लेते थे, जिसे हम कहते हैं फीमेल फूटिसाइड। इसी घिनौनी प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, STIs। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये वो इन्फेक्शंस या डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। इन्हें वेनेरल डिजीजेस या VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या RTI भी कहते हैं। देखिए, STIs में 2 कैटेगरीज हैं, ध्यान से सुनना। एक तरफ है वो STIs जो कंप्लीटली क्योरेबल हैं अगर उन्हें टाइम पर डिटेक्ट कर लिया जाए, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस और क्लैमिडियासिस। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट कैन क्योर देम। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है जिनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, नॉट क्योरेबल। इनमें आते हैं जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B और सबसे वेल नोन HIV इन्फेक्शन, जिससे एड्स होता है।
इनसे सिर्फ बचा जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। और बच्चों, ये पॉइंट सीधा आपसे रिलेटेड है। डेटा ये बताता है कि एसटीआईज के सबसे ज्यादा केसेस 15 से 24 साल के एज ग्रुप में पाए जाते हैं। ये वही एज ग्रुप है जिसमें आप लोग हैं। दैट्स व्हाई अवेयरनेस एंड प्रिकॉशन आर योर बिगेस्ट वेपन्स। अब हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी बड़े चैलेंज पर, इनफर्टिलिटी और उसके मॉडर्न साइंटिफिक सॉल्यूशंस पर। इसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या सिंपली ART। और हाँ, नीट के लिए तो ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सिंपली पुट, ये वो कंडीशन है जब कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर पाता। इसके रीजंस फिजिकल हो सकते हैं, कंजेनिटल हो सकते हैं, डिजीजेज, ड्रग्स, इवन साइकोलॉजिकल। और ये समस्या मेल या फीमेल पार्टनर दोनों में से किसी में भी हो सकती है। IVF, जिसे हम आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, ये सबसे कॉमन ART टेक्निक है। इसमें होता क्या है? स्टेप 1, हम वाइफ या डोनर से ओवा और हस्बैंड या डोनर से स्पर्म्स कलेक्ट करते हैं। स्टेप 2, इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक लैब में बिल्कुल बॉडी जैसी कंडीशंस में कराया जाता है। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्टेप 3, जब जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो बन जाता है तो स्टेप 4, उसे वापस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। इट्स ट्रूली द मैजिक ऑफ मॉडर्न साइंस। IVF के अलावा और भी कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं, जैसे जिफ्ट। इसमें लैब में बनाए गए जाइगोट को सीधा फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। फिर है गिफ्ट। ये उन फीमेल्स के लिए है जो ओवम नहीं बना सकती। इसमें डोनर का ओवम उनकी फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ICSI, ये तो नेक्स्ट लेवल है। जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो तो एक सिंगल स्पर्म को पकड़कर डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और आखिर में AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में यूज होता है। तो हमने प्रॉब्लम्स भी देखी और उनके साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी। अब इन सब बातों को समेटते हैं और आते हैं अपने कंक्लूजन पर कि इन सभी चीजों को मिलाकर हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बना सकते हैं और इसमें आपका रोल क्या है। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। STIs और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करें। क्वाइटस के दौरान हमेशा कॉन्डम्स का यूज करें। अगर कभी भी कोई डाउट हो तो शर्माए नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें फॉर अर्ली डिटेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन टॉपिक्स के बारे में सही जानकारी, करेक्ट अवेयरनेस अपने दोस्तों और आसपास के लोगों में फैलाएं। सही जानकारी और अवेयरनेस, ये तो पहला कदम है, ये हमने समझ लिया। लेकिन अब आपसे एक सवाल है। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने में आप क्या कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुज़ेगिक। बच्चों, आप सबने ग्रेगर मेंडल का नाम तो सुना ही होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। बिल्कुल, उनके लॉज ने ही जेनेटिक्स की पूरी फाउंडेशन रखी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या साइंस की कहानी कभी एक चैप्टर में खत्म होती है? नहीं ना? तो सवाल ये है कि क्या मेंडल के लॉज जेनेटिक्स की हर एक पजल, हर एक गुत्थी को सुलझा सकते हैं? आज हम मेंडल की उसी लेगेसी से आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जेनेटिक पजल सॉल्व करेंगे जिनके जवाब उनके लॉज से थोड़ा आगे जाकर मिलते हैं। देखो, असल में मेंडल के काम ने जितने जवाब दिए ना, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो एक तरह से एक मिस्ट्री छोड़ दी थी आने वाले साइंटिस्ट के लिए। तो चलिए, आज हम उसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और जेनेटिक्स का अगला चैप्टर अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये पजल क्या था? वो ये था कि मेंडल जिन चीज़ों को फैक्टर्स कह रहे थे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, आखिर वो हैं क्या? सेल के अंदर उनका एड्रेस क्या है? उनका घर कहाँ है? बस यहीं से साइंटिस्ट की खोज शुरू हुई उस फिजिकल चीज़ को ढूंढने की जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। और जवाब मिला इन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? यही वो कैरियर्स हैं, वो गाड़ियां हैं जो हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी हमारे जीन्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे ले जाती हैं। और इसी डिस्कवरी से जन्म हुआ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का।
सोचो, 1900 के स्टार्ट में सटन और बोवरी जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया कि मेंडल के फैक्टर्स कोई हवाई चीज़ नहीं है, बल्कि वो फिजिकली इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठे हुए हैं। फाइनली हमारे जीन्स को उनका परमानेंट एड्रेस मिल गया था। पता है, इसका प्रूफ बहुत अमेजिंग था। जब साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल डिवीजन यानी मियोसिस को देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि इन क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेंडल ने अपने फैक्टर्स के लिए प्रिडिक्ट किया था। ये भी पेयर्स में रहते हैं, गमीट बनाते वक्त अलग हो जाते हैं और अलग अलग पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। इट वॉज अ परफेक्ट मैच। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता था? तो लो जी, एक पजल तो सॉल्व हो गया। ये कंफर्म हो गया कि जीन्स इन्हीं क्रोमोसोम्स पर सफर करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, साइंस में एक जवाब मिलते ही एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। और अगला पजल तो सीधा मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही चैलेंज कर रहा था। देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक अलील बॉस बन जाए और दूसरे को पूरी तरह से छुपा दे। तो क्या होता है जब डोमिनेंस पूरा ना हो, जब कोई बॉस ना हो, जब दोनों अलील्स पार्टनर्स की तरह बिहेव करें? इस पजल के दो बहुत ही खूबसूरत जवाब हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। चलो, इन दोनों में फर्क समझें। बहुत सिंपल है। पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको ऐसे समझो जैसे आपने लाल रंग और सफेद रंग को मिक्स कर दिया। क्या बनेगा? पिंक, एक नया बीच का रंग। यहाँ दोनों अलील्स ब्लेंड होकर एक इंटरमीडिएट, एक नया फिनोटाइप बनाते हैं। कार्ल कॉरन्स ने इसको मिरेबिलिस जलापा के फूलों में डिस्कवर किया था। अब आते हैं कोडोमिनेंस पर। यहाँ कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। इसे एक ऐसी काऊ से समझो जिस पर काले रंग के पैचेस भी हैं और सफेद रंग के पैचेस भी हैं। दोनों रंग अलग अलग साथ साथ दिख रहे हैं। यहाँ दोनों अलील्स पार्टनर्स हैं और दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम इंसानों का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। रेडी फॉर द नेक्स्ट पजल? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कुछ ट्रेट्स तो जैसे पक्के दोस्त होते हैं, हमेशा साथ साथ ही इनहेरिट होते हैं। लेकिन ये क्या? ये तो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था। उस लॉ के हिसाब से तो सभी ट्रेड्स को आज़ाद होना चाहिए था। तो फिर कुछ ट्रेड्स ऐसे चिपक कर क्यों चल रहे थे? क्या रीज़न था इसका? इस पजल का जवाब मिला एक नए पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं लिंकेज। सिंपल सी बात है, जब दो या उससे ज्यादा जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास पास बैठे होते हैं तो सेल डिवीजन के टाइम उनके अलग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो एक यूनिट की तरह एक साथ अगली जनरेशन में ट्रैवल करते हैं। इसी फिजिकल एसोसिएशन को हम लिंकेज कहते हैं। इसको एक ट्रेन की एनालॉजी से समझो। मान लो क्रोमोसोम्स एक ट्रेन है और जीन्स उस पर बैठे हुए पैसेंजर्स। अब जो पैसेंजर्स एक ही कोच में एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, उनके एक ही स्टेशन पर साथ उतरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, राइट? बस यही लिंकेज है। इसीलिए लिंक्ड जीन्स के केस में बच्चों में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा दिखते हैं। और इस पूरे फिनोमिनन को डिटेल में समझाने का क्रेडिट जाता है TH मॉर्गन को, जिन्होंने फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला पर काम करके इसे प्रूव किया। लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी कुछ पैसेंजर्स ट्रेन बदल भी तो लेते हैं। जेनेटिक्स की लैंग्वेज में इस ट्रेन बदलने को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब ये होता है तब नए नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इस पूरे प्रोसेस का नाम है रिकॉम्बिनेशन। और याद रखना बच्चों, ये रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएशन के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। यही तो एवोल्यूशन का इंजन है। तो अब तक हमने जितने भी पजल्स सॉल्व किए हैं वो सिर्फ मटर के पौधों या फ्रूट फ्लाइज के लिए नहीं थे। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिससे हम सबसे बड़े पजल को यानी कि खुद इंसानों को समझ पाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। यही क्रोमोसोमल थ्योरी हमें समझाती है कि ह्यूमंस में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। फीमेल्स के पास 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं यानी XX, और मेल्स के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है XY। तो आने वाले बच्चे का सेक्स इस सिंपल सी बात पर डिपेंड करता है कि फादर का स्पर्म X क्रोमोसोम ला रहा है या Y क्रोमोसोम। इट्स दैट सिंपल। और इन्हीं इनहेरिटेंस पैटर्न्स को समझना हमें इंसानी बीमारियों को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया एक सिंगल जीन में म्यूटेशन से होते हैं, और जब हम इनके इनहेरिटेंस पैटर्न्स को समझ जाते हैं तभी तो हम उन्हें फैमिली ट्रीज में यानी पेडिग्री एनालिसिस से ट्रैक कर पाते हैं और उनके इलाज और प्रिवेंशन के बारे में सोच पाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने,
ये सफ़र जो मेंडल के मटर के बगीचे से शुरू हुआ था, वो आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तक पहुंच चुका है। हमने कितने पजल सॉल्व किए, लेकिन हर जवाब एक नए और भी बड़े सवाल को जन्म देता है। तो अब आप सोचिए, जेनेटिक्स की इस एक्साइटिंग दुनिया का अगला महान पजल क्या हो सकता है? जरूर सोचना, क्योंकि साइंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक हमेशा चलने वाला एक्साइटिंग सफ़र है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडूज नीथ। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जासूसी कहानी सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें हम जिंदगी के सबसे बड़े राज को खोलेंगे, यानी हमारा जिंदगी का ब्लूप्रिंट। यही वो सीक्रेट कोड है जो डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, मतलब हर एक चीज। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या। चलिए इस केस के सबसे बड़े, सबसे मेन सस्पेक्ट से मिलते हैं। और हमारा मेन सस्पेक्ट है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप इसे एक सुपर सीक्रेट रेसिपी बुक की तरह इमेजिन कर सकते हो, जिसमें हमारे शरीर को बनाने की हर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। और जैसा आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स होता है, बिल्कुल एक घूमी हुई यानी ट्विस्टेड सीढ़ी की तरह। अब इस सीढ़ी को थोड़ा और गौर से देखते हैं। इसके जो दो साइड के डंडे हैं ना, वो बनते हैं शुगर और फॉस्फेट से। इसे हम डीएनए की बैकबोन कहते हैं। और सीढ़ी के जो बीच के स्टेप्स हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमिन यानी टी के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ। ये पेयरिंग फिक्स है, और यही इस कोड का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पर जानते हो, एक टाइम था जब साइंटिस्ट इस बात पर श्योर नहीं थे कि डीएनए ही असली हीरो है। उनके बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी कि असली जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं डीएनए वर्सेस प्रोटीन के इस फाइनल शोडाउन को। पता है, बहुत टाइम तक सबसे बड़ा शक प्रोटीन पर था, क्योंकि प्रोटीन्स डीएनए से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। साइंटिस्ट सोचते थे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है। तो असलियत क्या थी? चलिए देखते हैं कि दो साइंटिस्ट ने इस केस को सॉल्व कैसे किया। हमारे इस केस के डिटेक्टिव्स आते हैं एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस, और उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक खास हथियार चुना, बैक्टीरियोफाज। ये एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और इसका स्ट्रक्चर हमारे केस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अंदर सिर्फ डीएनए और बाहर एक प्रोटीन का कोट। अब बस इतना पता लगाना था कि बैक्टीरिया के अंदर जाता क्या है, डीएनए या प्रोटीन। उनका प्लान बहुत ही ब्रिलियंट था। उन्होंने दो अलग अलग वायरस के बैचेस तैयार किए। पहले बैच में वायरस के प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर यानी 35S से टैग कर दिया, क्योंकि सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं। दूसरे बैच में वायरस के डीएनए को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी 32P से टैग किया, क्योंकि फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं। फिर उन्होंने इन दोनों वायरस बैचेस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। उसके बाद मिक्सचर को ब्लेंडर में डाला, जिससे वायरस के कोट बैक्टीरिया से अलग हो गए, और आखिर में सेंट्रीफिकेशन किया। ये एक हाई स्पीड स्पिनर है जो भारी बैक्टीरिया को नीचे और हल्के वायरस पार्टिकल्स को ऊपर सेपरेट कर देता है। और जो रिजल्ट्स आए, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। इस डायग्राम में देखो, जिस एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, वहां सारी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के बाहर यानी सुपरनेटेंट में मिली। पर जिस एक्सपेरिमेंट में डीएनए रेडियो एक्टिव था, वहां सारी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर, सेल्स के अंदर मिली। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। इससे ये साफ साफ साबित हो गया कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। डीएनए ही असली जेनेटिक मटेरियल है। लॉ, केस क्लोज्ड। तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया, और वो है डीएनए। लेकिन अब एक नई उलझन सामने आ गई। जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, तो ये ब्लूप्रिंट अपनी एकदम परफेक्ट कॉपी, एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी कैसे बनाता है? इसका जवाब छिपा है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में। इसका मतलब है आधा पुराना, आधा नया। सोचो, जैसे तुम एक जैकेट की जिप खोलते हो, डीएनए बिल्कुल वैसे ही बीच से खुलता है और फिर हर खुले हुए हिस्से पर एक बिल्कुल नया हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से जो दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन दोनों में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया। एबस सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी को प्रूव करने के लिए सबूत चाहिए था, राइट? और ये सॉलिड सबूत दिया मेसेल्सन और स्टाल ने। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को पहले एक भारी नाइट्रोजन वाले मीडियम में ग्रो किया। ये था हेवी आइसोटोप 15N, ताकि उनका सारा डीएनए हेवी हो जाए।
फिर उन बैक्टीरिया को एक हल्के नाइट्रोजन यानी लाइट आइसोटोप 14N वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हर जनरेशन के बाद उन्होंने डीएनए सैंपल्स लिए और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन का इस्तेमाल किया, जो डीएनए को उसके वेट के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में सेपरेट कर देता है। अब यहाँ रिजल्ट्स देखो कितने अमेजिंग हैं। पहली जनरेशन के बाद सारा का सारा डीएनए टेस्ट ट्यूब के ठीक बीच में एक बैंड बनाता है, मतलब ना पूरी तरह हैवी ना पूरी तरह लाइट, इंटरमीडिएट। इससे साबित हुआ कि हर नए डीएनए में एक पुराना हैवी स्ट्रैंड और एक नया लाइट स्ट्रैंड था। और दूसरी जनरेशन के बाद 2 बैंड्स दिखे, एक इंटरमीडिएट डेंसिटी पर और एक लाइट डेंसिटी पर। ये रिजल्ट्स तो बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को कंफर्म कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जिसे बायोलॉजी का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये साबित हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। एक और केस सॉल्व। ओके, सो हमने ब्लूप्रिंट ढूंढ लिया और वो कॉपी कैसे होता है ये भी समझ लिया, पर एक और बड़ा राज अभी बाकी है। हमारे सेल को ये कैसे पता चलता है कि इस पूरी रेसिपी बुक में से कौन सी रेसिपी कब इस्तेमाल करनी है। यहां पर एंट्री होती है जीन रेगुलेशन की, यानी जीन्स का ऑन ऑफ स्विच। बैक्टीरिया के अंदर जीन रेगुलेशन का एक बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं ऑपेरॉन। इसे आप एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड समझ सकते हो, जो ज़रूरत के हिसाब से जीन्स के पूरे ग्रुप को एक साथ ऑन या ऑफ कर सकता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है लैकऑपेरॉन, जो इकोलाई बैक्टीरिया में मिलता है। चलो इस स्लाइड में देखते हैं। जब आसपास लैक्टोज नहीं होता तो एक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर यानी स्विच पर जाकर चिपक जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। इससे जीन को पढ़ने वाली मशीन आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाती और स्विच ऑफ रहता है। सिंपल। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आ जाता है, वो इस रिप्रेसर से जुड़ जाता है और उसे स्विच से हटा देता है। अब रास्ता क्लियर है। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़कर जीन्स को पढ़ता है, स्विच ऑन हो जाता है और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनने लगते हैं। कितना स्मार्ट सिस्टम है ना? तो हमने इस डिटेक्टिव स्टोरी में कई सारे पुराने केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन इन पुरानी डिस्कवरीज की आज की दुनिया में क्या वैल्यू है, चलिए देखते हैं। हर्शे चेस और मेसेल्सन स्टाल जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने ही आज की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की नींव रखी है। इन्हीं की वजह से आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, जिससे हम बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की मदद करती है, वो भी इसी नॉलेज पर बेस्ड है। मेडिसिन से लेकर एग्रीकल्चर तक, जहां हम बेहतर फसलें उगा रहे हैं, हर जगह इन्हीं फंडामेंटल डिस्कवरीज का ही तो कमाल है। तो बच्चों, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने जिंदगी के सीक्रेट कोड को पढ़ लिया है। हम जानते हैं ये कैसे काम करता है, कैसे कॉपी होता है और कैसे कंट्रोल होता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ हम इस किताब में अगला चैप्टर क्या लिखेंगे। इस सवाल पर जरूर सोचना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजनेथ। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एवोल्यूशन। चलिए लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे अमेजिंग कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं। ओके, तो देखो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इवोल्यूशन की कहानी समझेंगे, फिर हम देखेंगे लेमार्क और डार्विन के बीच की आखिर बहस क्या थी। उसके बाद हम इवोल्यूशन के सबूत यानी एविडेंस को चेक करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स भी देखेंगे और लास्ट में समझेंगे कि कैसे कभी-कभी इवोल्यूशन सिर्फ किस्मत का खेल होता है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये लाइफ, ये जिंदगी शुरू हुई कैसे? और ये जो हम इतने सारे अलग अलग पेड़ पौधे जानवर देखते हैं, ये सब आए कहाँ से? और यही बच्चों लाइफ का सबसे बड़ा मिस्ट्री है, राइट? एक ऐसा सवाल जिसने ना जाने कितने साइंटिस्ट और थिंकर्स को परेशान किया है। पर इस पूरे बड़े से सवाल का जवाब एक सिंपल से वर्ड में है, इवोल्यूशन। ये वही प्रोसेस है जो हमें बताता है कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और वो इतनी डाइवर्स कैसे हो गई। तो इस लाइफ के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए समझो 2 बड़े डिटेक्टिव्स आए थे हिस्ट्री में। पहला डिटेक्टिव थे लेमार्क। लेमार्क का आइडिया बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा, देखो, एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो भी कैरेक्टर डेवलप करता है ना, जैसे जिराफ ने ऊंचे पत्तों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया, यूज किया, तो ये लंबी गर्दन उसके बच्चों में चली जाएगी। इसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेकिन फिर एंट्री हुई डार्विन की और उन्होंने तो बच्चों पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उनका मास्टर स्ट्रोक था आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि चेंजेस पास ऑन नहीं होते, बल्कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि कौन जिंदा रहने के लिए सबसे फिट है। तो डार्विन ने क्या समझाया? देखो,
पहली बात, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं पर सब जिंदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दूसरी बात, सब एक जैसे नहीं होते, सब में वेरिएशन होता है। तो अब होता है कंपटीशन, और इस कंपटीशन में कौन जीतेगा? वही जिसके पास बेस्ट ट्रेट्स हैं। इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और जो जीत जाता है वही अपने ट्रेट्स आगे पास ऑन करता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ ली, लेकिन जैसे हर डिटेक्टिव को सबूत चाहिए होता है, वैसे ही साइंस को भी एविडेंस चाहिए, राइट? तो क्या सबूत है हमारे पास एवोल्यूशन के? चलो देखते हैं। पहला सबूत है होमोलॉगस ऑर्गन्स। इसका फंडा सिंपल है, ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। सोचो एक ही परिवार के बच्चे हैं, पर कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर। आए तो एक ही घर से है ना। बस यहाँ भी वही है, एक कॉमन एंसेस्टर से शुरुआत हुई, पर अलग अलग एनवायरनमेंट में अडैप्ट होने के लिए उनके ऑर्गन्स का फंक्शन अलग हो गया। इसे ही कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एक जगह से निकलकर डाइवर्ज हो जाना। और इसका एग्जाम्पल तो वाओ, देखो, इंसान का हाथ, वेल का फ्लिपर, बैट का विंग और चीता का पॉ, सबका काम बिल्कुल अलग है। कोई पकड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई उड़ रहा है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इन सब का अंदर से बोन स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा। अब आते हैं दूसरे क्लू पर, एनालॉगस ऑर्गन्स। ये होमोलॉगस का एकदम उल्टा है। यहां क्या है? ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पीशीज ने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेम सोल्यूशन डेवलप कर लिया। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब अलग अलग जगह से आकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाना। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आलू और शकरकंदी का। देखो, पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम, और स्वीट पोटैटो वो है एक मॉडिफाइड रूट। दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है? फूड स्टोर करना। देखा, ओरिजिन अलग, काम एक। यही तो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलो, अब इस बायोलॉजी की डिटेक्टिव स्टोरी में थोड़ा सा मैथ्स का तड़का लगाते हैं। डर मत जाना, बहुत सिंपल है। सवाल यह है कि क्या हम एवोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं? और इसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट कोड है जिसका नाम है हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये क्या चीज़ है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन जहां एवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, सब कुछ आराम से है, स्टेबल है। तो इस कोड का पहला पार्ट है P + Q = 1। सिंपल, ये है एलील फ्रीक्वेंसी। सोचो, एक जीन है, उसके दो एलील हैं, एक डोमिनेंट P और एक रिसेसिव Q। तो एक पॉपुलेशन में इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी मिलाकर हमेशा 1 यानी 100% होगी। सिंपल है ना? और इसका दूसरा पार्ट है P² + 2PQ + Q² = 1। यह है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। P² का मतलब वो जिनके पास दोनों डोमिनेंट एलील हैं, Q² मतलब वो जिनके पास दोनों रिसेसिव एलील हैं, और 2PQ मतलब वो जो हेट्रोजाइगस हैं। जब एवोल्यूशन नहीं हो रहा होता तो इन तीनों टाइप्स की फ्रीक्वेंसी भी हमेशा 1 रहती है और चेंज नहीं होती। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं। ये बैलेंस तोड़ने के लिए 5 गुंडे हैं: जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और नॉन रैंडम मेटिंग। जब भी इनमें से कोई एक भी पॉपुलेशन पर एक्ट करता है तो ये हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और जहां ये बैलेंस टूटा वहां एवोल्यूशन शुरू। तो अब तक हमने समझा कि एवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हमेशा बेस्ट वाला ही सर्वाइव करता है? नहीं, कभी कभी बच्चों, ये सिर्फ चांस का, किस्मत का खेल होता है। और इसी चांस के खेल को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सोचो, एक जगह पर बहुत सारे ग्रीन और ब्राउन बीटल्स हैं। अचानक से किसी का पैर गलती से कुछ ग्रीन बीटल्स पर पड़ गया। अब वो ग्रीन बीटल्स अनफिट नहीं थे, वो तो बस गलत टाइम पर गलत जगह थे। ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं, ये एक बाय चांस इवेंट है। पर इससे क्या हुआ? एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। यही है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका एक स्पेशल केस है जिसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। इसको समझो जैसे एक बड़ी सी पॉपुलेशन से कुछ लोग निकलकर एक नए आइलैंड पर चले गए। अब इस नई पॉपुलेशन का पूरा जीन पूल किस पर डिपेंड करेगा? उन्हीं फाउंडर मेंबर्स पर, राइट? तो बाय चांस उन फाउंडर्स में जो भी अलील फ्रीक्वेंसी होगी वही नई पॉपुलेशन की निशानी बन जाएगी। यही है फाउंडर इफेक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आया? कि एवोल्यूशन की कहानी लिखता तो नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन उस कहानी को एडिट करने का काम चांस यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये हमारे आसपास अभी भी हर वक्त हो रही है।
तो सोचो, अगर इवोल्यूशन हमेशा हो रहा है तो लाइफ की इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा, क्या होगा आगे? तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजेनिथ। एग्जाम्स का टाइम है और आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक पावरफुल क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्थ आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि हमारी हेल्थ के दुश्मन कौन कौन हैं। उसके बाद हम मिलेंगे हमारी बॉडी की अपनी सुपर हीरो आर्मी से, यानी हमारे इम्यून सिस्टम से। फिर हम 2 बड़े टॉपिक्स एड्स और कैंसर पर फोकस करेंगे और एंड में हम ये सारी नॉलेज को जोड़ेंगे कि बायोलॉजी इंसानों की भलाई के लिए कैसे काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, व्हाट इज हेल्थ? आपको क्या लगता है, हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना है? पहले लोग कुछ और सोचते थे। इसकी डेफिनेशन टाइम के साथ काफी बदली है, फ्रॉम ह्यूमर्स टू वेल बीइंग। आइए देखते हैं। बहुत पहले अर्ली ग्रीक्स और हमारे इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में माना जाता था कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स या फ्लूइड्स होते हैं और अगर इनका बैलेंस ठीक है तो हेल्थ भी ठीक है। जैसे ब्लैक बाइल जिसमें ज़्यादा हो, उसे गुस्से वाला माना जाता था। लेकिन फिर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया और इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। तो अब मॉडर्न व्यू क्या है? WHO कहती है हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट हो तब आप हेल्दी हो। ओके, तो अब हमें पता है कि हेल्थ क्या है, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करती हैं? कौन है वो दुश्मन? लेट्स टॉक अबाउट द थ्रेट्स टू आवर हेल्थ। हमें बीमार आखिर करता कौन है? मोटे तौर पर 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी वो प्रॉब्लम्स जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिलती हैं। दूसरा है इन्फेक्शंस, जो बाहर से आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस यानी पैथोजेंस का अटैक। और तीसरा, जो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। हम क्या खाते पीते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, एक्सरसाइज, रेस्ट, ये सब। अब इतने सारे दुश्मन हैं, तो क्या हमारी बॉडी ने हार मान ली है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी के पास एक ज़बरदस्त इंटरनल आर्मी है जो 24 घंटे हमारी रक्षा करती है। इस अमेजिंग डिफेंस सिस्टम को हम कहते हैं द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे शरीर के बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी पैथोजेंस से लड़ने की जो टोटल शक्ति है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस पावर है। और हमारे डिफेंस आर्मी के स्पेशल सोल्जर्स हैं एंटीबॉडीज। ये देखिए, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इस वाई शेप में ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये बिल्कुल एक ताले चाबी यानी लॉक इन की जैसा काम करता है। हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन यानी दुश्मन को ही पकड़ती है, उसे बाइंड करती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। कितना अमेजिंग मैकेनिज्म है ना? चलिए, अब हम 2 ऐसी बीमारियों पर फोकस करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए मेजर चैलेंजेस हैं। और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स डाइव इनटू एड्स एंड कैंसर। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस से होता है। इसकी सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये वायरस सीधा हमारी आर्मी यानी इम्यून सिस्टम पर ही हमला बोल देता है। ये हमारे T लिम्फोसाइट्स को मारता है, जिससे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत सीरियस हो जाती है। अब बात करते हैं कैंसर की। यहाँ दुश्मन बाहर से नहीं आता, यहाँ हमारे अपने ही बॉडी सेल्स बागी हो जाते हैं। नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उन्हें पता है कब डिवाइड करना है और कब रुकना है। लेकिन कैंसर सेल्स ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। वो बस अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करते जाते हैं, एक मास बना लेते हैं जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, हमने बीमारियां समझी, इम्यून सिस्टम समझा, लेकिन इस सब नॉलेज का फ़ायदा क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब? इससे हम आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, द बिगर पिक्चर, यानी बायोलॉजी इंसानों के भलाई के लिए कैसे काम आती है। ये कोड देखिए, इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात छिपी है। बायोलॉजी के नॉलेज से ही हमने एंटीबायोटिक्स जैसी जादुई दवाइयां बनाई। सोचो, पहले एक छोटे से इन्फेक्शन से लोगों की जान चली जाती थी। आज हम एनेस्थेटिक्स की मदद से बड़ी सर्जरी कर पाते हैं। इन सब ने मेडिकल प्रैक्टिस को पूरी तरह बदल दिया है। और सबका रियल वर्ल्ड प्रूफ क्या है? सबसे बड़ा प्रूफ है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक एवरेज इंसान कितने साल जीता है।
बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से ही आज हम पहले से कहीं ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। ये है बायोलॉजी का आपसे और मुझसे जुड़ा रियल इम्पैक्ट। तो बच्चों, इस चैप्टर के एंड में मैं आपसे बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आप इस सारी नॉलेज को एक बेहतर और हेल्दियर फ्यूचर के लिए कैसे यूज कर सकते हो, इस पर जरूर सोचना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुजेनिट। तो बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की डेट पास आ रही है और टेंशन बढ़ रही है ना? इतना लंबा सिलेबस, स्ट्रेस होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आओ मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आपकी बुक में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। ये बहुत बहुत आसान चैप्टर है और इसे स्कोर करना लिटरली केक वॉक है। बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और फुल मार्क्स आपके पॉकेट में। तो आज हम इस चैप्टर की समरी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आज हम बनाएंगे एक सॉलिड गेम प्लान। हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर से एग्जामिनर किस किस तरह के सवाल पूछता है और उन्हें सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रैक करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम में पूरा 1 नंबर दिला सकते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये जो टर्म्स है ना, स्टैटिन्स, साइक्लोस्पोरिन A, BOD, मीथैनोजेंस, ये MCQs के लिए गोल्ड माइन है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इन पे। आपको बस इनका नाम और इनका फंक्शन अच्छे से याद कर लेना है। जैसे स्टैटिन्स का काम क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना। साइक्लोस्पोरिन A एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। बस इतना याद रखो और आपके MCQs तो सॉर्टेड हैं। चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन के टाइम यीस्ट शुगर्स को किस चीज में कन्वर्ट करता है? ओके, सोचो, फर्मेंटेशन है एनारोबिक प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन A और C तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब बचा इथेनॉल और मिथेनॉल। हम सब जानते हैं यीस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन B, इथेनॉल एंड CO2। देखा कितना सिंपल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लाना सबसे आसान होता है क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर डायग्राम है अ टिपिकल बायोगैस प्लांट। मैं तो कहूंगी इस डायग्राम को आप कम से कम 3 बार हाथ से बनाकर प्रैक्टिस करो। लेबलिंग इज द की बच्चों। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, गोबर और पानी को मिक्स करके बनाई जाती है स्लरी। फिर इस स्लरी को इस बड़ी से डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है। वहाँ एनारोबिक माइक्रोब्स आते हैं और सेलुलोज को तोड़ना शुरू करते हैं। स्टेप 3 में हमारे हीरो मिथेनोजेंस बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेनली मीथेन और CO2 होती है। इस गैस को ऊपर से कलेक्ट कर लेते हैं और आखिरी स्टेप में जो बचा हुआ स्लज है उसे निकालकर खेत में एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। सिंपल राइट? अब बारी है मेरे फेवरेट टाइप की क्वेश्चंस की, केस स्टडीज। ये क्वेश्चंस आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इसमें स्कोर करना बहुत आसान है। चलो ये केस स्टडी देखो। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब हम बायोगैस प्लांट में काऊ डंग और पानी की स्लरी डालते हैं तो हमें अलग से कोई इनोक्यूलम यानी माइक्रोब्स का स्टार्टर कल्चर डालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? सोचो सोचो, क्या रीजन हो सकता है इसका? और इसका जवाब है मीथेनोजेंस। याद है अभी हमने इनके बारे में बात की थी। ये माइक्रोब्स जो मीथेन बनाते हैं वो नेचुरली कैटल यानी गाय भैंस के गट में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके डंग में ये माइक्रोब्स पहले से ही प्रेजेंट है। इसीलिए हमें बाहर से कोई इनोक्यूलम डालने की जरूरत ही नहीं है। द स्टार्टर इज ऑलरेडी इन द मिक्स। चलो तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे एकदम फटाफट एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट में डाल देते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट टूल है। इस टेबल को ध्यान से देखो। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और एंटीबायोटिक्स जैसे टॉपिक्स से मोस्टली MCQs आते हैं। बायोगैस प्लांट से, जैसा हमने देखा, डायग्राम या केस स्टडी क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। सीवेज ट्रीटमेंट और BOD कॉन्सेप्ट से शॉर्ट आंसर्स या केस स्टडी बन सकती है। और बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स से MCQs और शॉर्ट आंसर्स आने के हाई चांसेस हैं। बस इस टेबल के हिसाब से अपनी रिवीजन को फोकस करो एंड यू आर गुड टू गो। तो अब बताओ, तैयार हो इस चैप्टर को अपने बोर्ड एग्जाम का हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर बनाने के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्ट्रैटेजी के बाद आप इस चैप्टर में आग लगा दोगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।
हेलो बच्चों, वेलकम टू एडिजनिथ। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स जैसे कि इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतनी ज़रूरी है, उसे हम लैब में इतने बड़े स्केल पर कैसे बना लेते हैं? इसका जवाब छिपा है एक अमेजिंग, बिल्कुल मैजिकल फील्ड में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या, फिर उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके बाद हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स देखेंगे, जीन्स को पीसीआर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, और आखिर में बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, रोड मैप तैयार है, अब सफर शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक ये समझते हैं कि आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज। देखो, डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती, पर है बहुत सिंपल। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया या उनके अंदर के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं ताकि हम इंसानों के काम आने वाली चीजें बना सकें। सोच के देखो, हम नेचर की मशीनरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की पूरी बिल्डिंग, इसकी पूरी इमारत दो मजबूत पिलर्स, दो मेन टेक्निक्स पर टिकी हुई है। चलिए देखते हैं ये दो कोर प्रिंसिपल्स हैं क्या। ओके, तो ये दो पिलर्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप ऐसे समझो जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर का कोड बदल रहे हैं। यहाँ हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के कोड को बदलते हैं, जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का पूरा कैरेक्टर यानी फिनोटाइप बदल जाता है। और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है एक एकदम साफ सुथरी, कंटैमिनेशन फ्री फैक्ट्री तैयार करना। एक ऐसा माहौल जहां हमारा नया कोड यानी मॉडिफाइड सेल लार्ज स्केल पर ग्रो कर सके और हमारे लिए प्रोडक्ट बना सके। अच्छा, अब डीएनए के कोड को बदलने के लिए यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए हमें कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती है। जैसे कारपेंटर के पास उसके टूल्स होते हैं, वैसे ही एक जेनेटिक इंजीनियर के पास एक मॉलिक्यूलर टूल किट होता है। और इस टूल किट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें हम प्यार से मॉलिक्यूलर सिजर्स या हिंदी में आणविक कैंची भी कहते हैं। जैसा नाम है वैसा काम। इनका काम है डीएनए को एक बहुत ही खास, एक स्पेसिफिक जगह से काटना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये एंजाइम्स डीएनए को कहीं से भी नहीं काटते। नहीं, ये एक स्पेशल सीक्वेंस को पहचानते हैं, जिसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये बिल्कुल उस शब्द मलयालम की तरह है जिसे आप आगे से पढ़ो या पीछे से, वो सेम रहता है। डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है जो दोनों स्ट्रैंड्स पर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ने पर एकदम सेम हो। जैसे यहां एग्जाम्पल में देखो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है GAATC, और नीचे वाले स्ट्रैंड पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो वो GAATC ही है। समझ गए? इस डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखो कैसे ये एंजाइम, जिसका नाम है EcoRI, डीएनए को G और A बेसिस के ठीक बीच में से काट रहा है। और इस कट की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स पर कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड हिस्से लटक रहे हैं, राइट? इन्हें ही हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। इन्हें स्टिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस से जुड़ना चाहते हैं, चिपकना चाहते हैं, और ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो आगे की कहानी सुनो। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी सिजर्स थी, तो डीएनए लाइगेज हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू है। सही समझे? ये एक तरह का फेविकॉल या गोंद है। जब हम अपना डिजायर्ड जीन किसी और डीएनए में जोड़ना चाहते हैं, तो ये एंजाइम उनके स्टिकी एंड्स को आपस में जोड़ देता है और एक नया, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तैयार कर देता है। ओके, सो हमने अपना मनपसंद जीन काट कर जोड़ तो लिया, पर सोचो अगर हमारे पास उस जीन की सिर्फ एक ही कॉपी हो तो? उससे तो कुछ नहीं होगा। उसे लार्ज स्केल पर यूज करने के लिए हमें उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज चाहिए होंगी। तो अब क्या करें? यहां सीन में एंट्री होती है एक जबरदस्त तकनीक की, पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं, एकदम आसान। पहला स्टेप डीनेचुरेशन। इसमें हम हाई टेम्परेचर लगभग 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को गर्मी देकर अलग कर देते हैं। दूसरा स्टेप अननीलिंग। इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम करके हम प्राइमर्स को डीएनए के अलग हुए स्ट्रैंड्स पर चिपका देते हैं। और तीसरा और फाइनल स्टेप एक्सटेंशन। यहाँ 72 डिग्री सेल्सियस पर एक हीरो एंजाइम टैक पॉलीमरेज इन प्राइमर्स को आगे बढ़ाता जाता है और नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनाता जाता है। सिंपल। इस डायग्राम में आप पूरा साइकिल देख सकते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन और फिर से वही साइकिल। जब हम इस साइकिल को बार बार रिपीट करते हैं लगभग 30 बार, तो सोचो क्या होता है। डीएनए की एक कॉपी से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे मल्टीप्लाई होते होते लगभग 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं।
कैन यू बिलीव इट? 1 से 1 बिलियन। ठीक है, अब हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इससे प्रोडक्ट कैसे बनाएं? एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में तो काम नहीं चलने वाला, हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना है। तो यहां पिक्चर में आते हैं बायो रिएक्टर्स। लेकिन सोचिए, अगर पूरी दुनिया के लिए दवा या वैक्सीन बनानी हो तो हमें तो अरबों खरबों सेल्स चाहिए होंगे जो हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स। ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े स्टील के वेसल्स होते हैं, 100 से लेकर 1000 लीटर्स तक के। इनके अंदर हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं और हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स उन्हें हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ लो, ये एक जाइंट हाईटेक फैक्ट्री है जो सेल्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो एक सवाल उठता है कि बायोरिएक्टर एक सिंपल लैब फ्लास्क से इतना बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें सब कुछ कंट्रोल्ड है। देखो, इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है, अच्छी मिक्सिंग के लिए एजिटेटर यानी घूमने वाला स्टरर है, प्रोसेस में झाग ना बने उसके लिए फोम कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन करने के लिए सिस्टम्स हैं, और सबसे बड़ी बात, हम प्रोसेस को चेक करने के लिए बीच बीच में सैंपल भी निकाल सकते हैं। बच्चों, ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद कर लेना। तो आज हमने बायोटेक्नोलॉजी के कोर प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस को समझा, एक जीन को निकालने से लेकर उसे मल्टीप्लाई करके इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्ट बनाने तक का सफर देखा। लेकिन सोचिए, इसके आगे क्या? बायोटेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम क्या होगा? जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स? इसके बारे में जरूर सोचना। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूज़ेवे। तो बच्चों, आज हम आपके क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे साइंस हमारी लाइफ को खेती से लेकर दवाइयों तक पूरी तरह बदल रही है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या। देखो, सिंपल शब्दों में, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या प्लांट्स को यूज करके इंसानों के लिए काम की चीजें बनाते हैं, जैसे दवाइयां या बेहतर फसलें, तो उसी टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अरे सोच के देखिए, जो घर में दही बनता है ना, वो भी एक तरह का ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ही है, जहां हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। लेकिन आज हम इसके मॉडर्न हाईटेक यूजेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं एग्रीकल्चर में। हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए कीड़े मकोड़े एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बायोटेक्नोलॉजी ने इसका एक कमाल का सोल्यूशन दिया है। बस 1 मिनट के लिए सोचो, किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है बॉलवर्म्स। ये पूरी की पूरी कपास की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोचो। और इसका सोल्यूशन छिपा था एक बैक्टीरिया में, जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब इतना लंबा नाम याद ना रहे तो कोई बात नहीं, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीटी। ये बैक्टीरिया एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाता है जो सिर्फ कुछ खास कीड़ों को ही मारता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये काम कैसे करता है। देखो, जैसे ही कैटरपिलर इस बीटी प्रोटीन वाली पत्ती को खाता है, ये प्रोटीन उसके पेट में यानी गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और वहां ये उसके डाइजेस्टिव वॉल में छेद कर देता है, जिससे कैटरपिलर मर जाता है। कितना स्मार्ट तरीका है ना। तो इसका सीधा फायदा क्या हुआ? जैसा कि आप देख सकते हैं, किसानों को अब महंगे केमिकल स्प्रेस का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है, जिससे पैसे और मेहनत दोनों बचते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोटेक्शन पूरे सीजन रहती है, बारिश में धुलती भी नहीं। बच्चों, ये पॉइंट्स नोट कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेती के बाद अब चलते हैं मेडिसिन की दुनिया में। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी ने जो किया है वो सच में किसी जादू से कम नहीं है, खासकर डायबिटीज के इलाज में। आपको पता है, पहले डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन जानवरों से निकाला जाता था, जिससे काफी लोगों को एलर्जीज हो सकती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ह्यूमन इंसुलिन को लैब में कैसे बनाएं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन का डिफरेंस समझना होगा। देखो, प्रो इंसुलिन एक रफ ड्राफ्ट जैसा है। इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। जब तक ये सी पेप्टाइड हटता नहीं है ना, तब तक इंसुलिन एक्टिव यानी फंक्शनल नहीं होता। और इस चैलेंज को ब्रिलियंटली सॉल्व किया एक अमेरिकन कंपनी इलाई लिली ने। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह यूज किया। उन्होंने ए चेन और बी चेन को अलग अलग बनवाया और फिर लैब में उन्हें जोड़कर बिल्कुल असली असरदार ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर लिया। चलो अब एक और बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम देखते हैं, जेनेटिक डिजीजेस, मतलब ऐसी बीमारियां जो खराब जीन्स की वजह से होती हैं। सवाल यह है कि क्या हम एक खराब जीन को ठीक कर सकते हैं?
इसी कोशिश को जीन थेरेपी कहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ADA डेफिशिएंसी। यहाँ देखिए, हम पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकालते हैं, फिर एक रेट्रोवायरल वेक्टर, जिसे आप एक जेनेटिक डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं, उसकी मदद से सही वाला जीन इन सेल्स में डाल देते हैं। आखिर में इन ठीक किए गए सेल्स को पेशेंट में वापस डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सेल्स हमेशा जिंदा नहीं रहते, इसलिए ये ट्रीटमेंट बार बार कराना पड़ता है। पर बच्चों, जब साइंस इतनी आगे बढ़ जाती है तो कुछ एथिकल इश्यूज भी सामने आते हैं, जैसे कि बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल चोरी। जब कोई बड़ी कंपनी या कोई देश दूसरे देश के नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोई खास पौधा या लोगों की पुरानी नॉलेज को बिना परमिशन के यूज करें और उल्टा उस पर अपना पेटेंट भी करवा ले। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा अपना बासमती चावल, जिसकी एक वैरायटी को एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवा लिया था, जबकि वो सदियों से इंडिया में उगाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने देखा कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन बनाया, मेडिसिन में ई कोलाई से इंसुलिन प्रोडक्शन पॉसिबल किया और जीन थेरेपी जैसे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स दिए, और साथ ही बायोपायरेसी जैसे इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज को भी समझा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्या हम इससे कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ पाएंगे या क्लाइमेट चेंज से लड़ने में इसकी मदद लेंगे? आपको क्या लगता है? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजेनिट। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच कहूं तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इकोसिस्टम है क्या? देखो, ये एक फंक्शनल यूनिट है, यानी एक ऐसी जगह जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जिंदा जीव आपस में और अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे एक घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता है ना, उसमें रहने वाली फैमिली भी तो जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही एक इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के मिलन से बनता है। और इन्हीं दो चीजों को हम बोलते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। पहला है बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, सब कुछ। और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि सनलाइट, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर। समझ गए? लिविंग और नॉन लिविंग। चलो अब देखते हैं कि एक इकोसिस्टम काम कैसे करता है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी फंक्शन है प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है? ये इस बारे में है कि इकोसिस्टम में एनर्जी बनती कैसे है और स्टोर कैसे होती है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब बिल्कुल सीधा सा है। ये वो रेट है जिस पर हमारे प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनाते हैं। बेसिकली ये इकोसिस्टम के खाना बनाने की स्पीड है। ओके, अब ये फॉर्मूला देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। GPP - R = NPP। चलो इसको एक आसान सी एनालॉजी से समझते हैं। मान लो GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी टोटल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी। R है रेस्पिरेशन, ये वो एनर्जी है जो प्लांट ने खुद जिंदा रहने के लिए यूज कर ली। सोच लो ये आपके आने जाने के खर्चे हो गए। तो जो बचा यानी NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या हुआ? वो हुई आपकी इन हैंड सैलरी। यही वो एनर्जी है जो आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिल सकती है। सिंपल। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी कैसे बनती है, पर उन प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है जो मर जाते हैं? बस यहीं पर आता है इकोसिस्टम का दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट फंक्शन, डीकॉम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है। चलो जल्दी से एक एक करके समझते हैं। पहला है फ्रैगमेंटेशन, जिसमें डेट्रीवोर्स जैसे अर्थवॉर्म्स मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर आता है लीचिंग, जिसमें पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स नीचे मिट्टी में चले जाते हैं। उसके बाद होता है कैटाबॉलिज्म, जहां हमारे छोटू हेल्पर्स बैक्टीरिया और फंगाई अपने एंजाइम से इसको और भी सिंपल चीजों में तोड़ते हैं। चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, जिससे एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। और फाइनली मिनरलाइजेशन, जिसमें ये ह्यूमस आगे डीग्रेड होकर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स छोड़ता है, जिनको प्लांट्स वापस यूज कर लेते हैं। पूरा साइकिल कंप्लीट। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार हिस्से पे, एनर्जी फ्लो। ये जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने बनाई, ये पूरे इकोसिस्टम में आगे जाती कैसे है, कौन किसको खाता है? लेट्स फाइंड आउट। और पता है
सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सूरज से जितनी भी एनर्जी आती है, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार कहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं। सोचो, इतनी सी एनर्जी पर ही पूरी दुनिया, पूरा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। अमेजिंग, राइट? एनर्जी फ्लो को ठीक से समझने के लिए हमें ट्रॉफिक लेवल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है किसी भी फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, यानी उसका दर्जा क्या है। बेसिकली हम उनको उनके खाने की आदत के हिसाब से अलग अलग लेवल्स में बांट देते हैं। तो सबसे नीचे लेवल 1 पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हमारे ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं। उनके ऊपर लेवल 2 पर हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे बकरी। फिर लेवल 3 पर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे हम इंसान। और सबसे टॉप पर लेवल 4 पर हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, यानी टॉप कार्निवोर्स जैसे शेर या बाज। अब जब हमने ट्रॉफिक लेवल समझ लिए हैं, तो चलो देखते हैं कि ये आपस में जुड़कर फूड चेन्स और फूड वेब्स कैसे बनाते हैं। एक फूड चेन एकदम सीधी साधी लीनियर पाथवे होती है जो ये दिखाती है कि कौन किसको खाता है। जैसे यहाँ देखो, घास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खा गया स्नेक। एनर्जी का एक सीधा रास्ता। लेकिन रियलिटी में नेचर इतना सिंपल नहीं होता। असलियत में एक फूड वेब होता है। ये क्या है? ये बहुत सारी फूड चेन्स का एक जाल है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इससे इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक के पास खाने के लिए कुछ और ऑप्शन भी तो हो सकता है। अब टाइम आ गया है एनर्जी फ्लो के सबसे 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 इंपॉर्टेंट रूल को समझने का, और वो रूल इस एक नंबर में छुपा है। ये है लिंडमैन्स 10% लॉ, और ये कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। तो बाकी 90% कहाँ गया? वो सारा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, आमकाज में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। चलो इसको एक छोटे से कैलकुलेशन से प्रूव करते हैं। सोचो, अगर प्रोड्यूसर यानी घास के पास 10,000 जूल्स एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तक कितनी पहुंचेगी? इसका 10% यानी 1000 जूल्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर तक 1000 का 10% यानी 100 जूल्स। और आखिर में टर्शरी कंज्यूमर तक सिर्फ 10 जूल्स। देखा आपने, टॉप तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी कितनी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हर लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है, तो इसका टॉप प्रेडेटर्स जैसे शेर और बाघ पर क्या असर पड़ता है? कभी सोचा है कि जंगल में घास फूस के मुकाबले शेर इतने कम क्यों होते हैं? इस पर जरूर सोचना। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजेनिक। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही स्कोरिंग है। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या, फिर ये इतनी जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को देखेंगे। फिर हम बायोडाइवर्सिटी के 4 सबसे बड़े दुश्मन यानी द इविल क्वार्टेट के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे हम इस अनमोल खजाने को बचा सकते हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, सवाल बिल्कुल सिंपल है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ये है क्या चीज? देखो, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसे पॉपुलराइज किया था एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, हमारी अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी टोटल वैरायटी, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, बड़े हाथी हो, समुद्र के अंदर की मछलियां हो या जंगल के पेड़ पौधे, इन सब की कंबाइंड वैरायटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को हम 3 अलग अलग लेवल्स पर समझ सकते हैं। पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी जेनेटिक वेरिएशन है। एक बढ़िया एग्जाम्पल है राउवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट का, जो हिमालयाज में मिलता है। यह प्लांट एक केमिकल बनाता है, रेजरपिन, लेकिन अलग अलग जगह पर इस केमिकल की पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। क्यों? जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण। और अपने इंडिया को ही देख लो, यहां चावल के 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स और आम की 1,000 से ज्यादा वैरायटीज हैं। यही तो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का जादू। नेक्स्ट, दूसरा लेवल है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये उससे भी सिंपल है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं।
इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया के घाट्स। अगर आप कंपेयर करोगे तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीशीज जैसे कि फ्रॉग्स की डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से कहीं ज्यादा है। और हमारा तीसरा और सबसे बड़ा लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि एक रीजन में कितने अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं। सोच के देखो, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें नॉर्वे जैसी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री से, तो इंडिया में आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, घने रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैंग्रोव्स भी मिलेंगे और कोरल रीफ्स भी। तो जाहिर सी बात है, इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नॉर्वे से बहुत ज्यादा है। ओके, तो हमने बायोडाइवर्सिटी के तीनों लेवल्स तो समझ लिए, पर एक बड़ा सवाल अब भी है, इतनी सारी अलग अलग स्पीशीज का होना जरूरी क्यों है? Why does biodiversity matter इतना? चलो एक सवाल सोचते हैं, क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा अगर दुनिया से कुछ स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए? एक दो स्पीशीज ही तो है, राइट? वेल, इसका जवाब एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी से मिलता है। ये एनालॉजी दी थी स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिक ने, और इसे कहते हैं द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो कि हमारा पूरा इकोसिस्टम एक एरोप्लेन की तरह है, और इस प्लेन की बॉडी को जोड़ने वाले जो लाखों छोटे छोटे स्क्रूज या रिविट्स होते हैं, वो हैं अलग अलग स्पीशीज। अब सोचो, अगर प्लेन में बैठे हर पैसेंजर सुवनीर समझकर एक एक रिविट निकालने लगे, मतलब स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगें। शुरू में तो शायद फ्लाइट सेफ्टी पर कोई असर ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे रिविट्स कम होते जाएंगे, प्लेन कमजोर होता जाएगा। और अगर किसी ने विंग यानी पंख का कोई मेन रिविट निकाल लिया, तब क्या होगा? पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है। वो मेन रिविट है कीस्टोन स्पीशीज। तो मैसेज क्लियर है, हर एक रिविट यानी हर एक स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। यह है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जब ये साउथ अमेरिका के जंगल्स में घूम रहे थे, इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो, आपको मिलने वाली स्पीशीज की वैरायटी यानी स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक पॉइंट के बाद ये बढ़ना कम हो जाता है। ये ग्राफ बिल्कुल वही दिखा रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, पर फिर कर्व थोड़ा फ्लैट हो रहा है। और जब हम इसी रिलेशनशिप को एक लॉग स्केल पर प्लॉट करते हैं, तो हमें एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है। बच्चों, एग्जाम के लिए ये इक्वेशन log s = log c + z log a अच्छे से याद कर लेना। यहाँ s का मतलब है स्पीशीज रिचनेस, a का मतलब है एरिया, c y इंटरसेप्ट है, और ये जो z है, ये है इस लाइन का स्लोप, जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये z वैल्यू हमें बताती है कि एरिया के साथ स्पीशीज कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सवाल यह है कि इससे खतरा किस चीज से है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी इस अनमोल दौलत को खत्म कर रही हैं? इकोलॉजिस्ट्स ने बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो 4 सबसे बड़े कारण हैं, उन्हें एक नाम दिया है, द ईविल क्वार्टेट। ये है वो 4 विलन। पहला, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, यानी उनके घरों को तोड़ना। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी जरूरत से ज्यादा उनका इस्तेमाल करना। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, यानी बाहर से आई हुई स्पीशीज का हमला। और चौथा, को एक्सटिंक्शंस, यानी एक के मरने पर दूसरे का भी मर जाना। चलो इन चारों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है हैबिटेट लॉस। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का नंबर 1 कॉज है। जब हम जंगल काटते हैं, नदियों का रुख मोड़ देते हैं, तो हम उनमें रहने वाले लाखों जीवों का घर तोड़ देते हैं। अंदाजा लगाओ, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कभी हमारी धरती का 14% हिस्सा थे, आज वो 6% से भी कम रह गए हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। दूसरा विलन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल शब्दों में, जब इंसान की जरूरत उसके लालच में बदल जाती है। हमने अपने फायदे के लिए इतना शिकार किया कि स्टेलर्स, सीकाओ और पैसेंजर पिजन जैसी स्पीशीज हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गईं। तीसरा कारण है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। इसका मतलब है, जब कोई बाहरी स्पीशीज अनजाने में या जानबूझकर किसी नए इकोसिस्टम में आ जाती है, वहां उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, तो वो तेजी से फैलकर वहां की लोकल स्पीशीज को खत्म कर देती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अफ्रीका की लेक विक्टोरिया। जब उसमें नाइल पर्च नाम की मछली डाली गई, तो उसने वहां की 200 से ज्यादा सिचलेट फिश की लोकल स्पीशीज को खा के खत्म कर दिया। और हमारा चौथा विलन है को एक्सटिंक्शंस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, तो उसके ऊपर जो दूसरी स्पीशीज पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है, वो भी उसके साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाती है।
जैसे अगर एक होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके शरीर पर रहने वाले स्पेसिफिक पैरासाइट्स का क्या होगा? वो भी खत्म हो जाएंगे, एक के साथ एक फ्री में एक्सटिंक्ट। तो हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, लेकिन अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पार्ट पर। हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचा कैसे सकते हैं? व्हाट आर दी सॉल्यूशंस? देखो, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमारे पास दो मेन अप्रोचेस हैं। पहली है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी ऑन साइट। इसका मतलब है जानवरों और पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना, पूरे के पूरे जंगल को ही बचा लो। और दूसरी अप्रोच है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी ऑफ साइट। इसमें हम खतरे में पड़ी स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाकर किसी स्पेशल जगह पर प्रोटेक्ट करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स तो आप सब जानते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रोव्स का। ये ऐसे जंगल के टुकड़े हैं जिन्हें वहां के लोकल लोग अपनी धार्मिक आस्था के कारण सदियों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। और एक्स-सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स, यानी हमारे जूज, बोटैनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। पर अब इसमें एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं, जैसे कि क्रायोप्रेजर्वेशन। इसमें हम थ्रेटेंड स्पीशीज के गैमीट्स यानी स्पर्म और एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करके सालों तक जिंदा रख सकते हैं। ठीक इसी तरह सीड बैंक्स में हम जरूरी प्लांट्स के सीड्स को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं। ये सारे तरीके मिलकर हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।